Hello everyone. So now we are going to talk about the remaining portion of the spermatogenesis. Then we will continue with the oogenesis. So today's agenda is to complete the spermatogenesis completely, and then oogenesis will start and we'll try to complete the oogenesis. लेकिन oogenesis को हम लोग थोड़ा अच्छे से आराम से टाइम लेके पढ़ेंगे, बिकॉज oogenesis अगर पढ़ते हैं हम लोग तो ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक को हम लोग oogenesis के साथ ही पढ़ेंगे. ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों साथ साथ चलेगा. ठीक है, ऑल राइट. तो हम लोग शुरू करेंगे, है ना. लेट्स स्टार्ट द सेशन. अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट योर blood vessel is. This is your blood vessel. This is your Sertoli cells. This is the junction, tight junction हमने ऐसे इंडिकेट करने के लिए ऐसे बनाया है. And this is your lumen of the seminiferous tubule. This is the basal membrane of the seminiferous tubule. ठीक है, तो ये seminiferous tubule है. इसके आस पड़ोस में क्या होंगे? इसके आस पड़ोस में होंगे आपको लेडिक सेल. ठीक है, लेडिक सेल होंगे, लेडिक सेल होंगे, है ना. इसके आस पड़ोस में होंगे लेडिक सेल. क्लियर है? इसके आस पड़ोस में क्या होंगे? लेडिक सेल होंगे. और लेडिक सेल क्या करते हैं? हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं. और हमारे पास क्या है? ब्रेन भी हमारे पास है. सबके पास है ब्रेन? यस, ऑफ कोर्स है सबके पास ब्रेन. तो ये है आपका ब्रेन का हाइपोथैलेमस, है ना. ये आपका है ट्यूबर साइनेरियम, ये है मीडियन एमिनेंस, ये है पिट्यूटरी स्टॉक, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी स्टॉक, मीडियन एमिनेंस, ट्यूबर साइनेरियम, मैमिलरी बॉडी, और ये है आपका मिड ब्रेन. सॉरी, ये क्या है आपका? ये आपका थैलामस, नॉट मिड ब्रेन, थैलामस, राइट. और ये क्या है? आपका ब्रेन स्टेम है, राइट, ब्रेन स्टेम. चलिए, तो हम लोगों ने ये सब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि क्या होता है. नाउ यहां से जो रिलीज हुआ है, हमने देखा, यहाँ था देखा था टेस्टोस्टेरोन, लेडिक सेल को बड़ा करके देखा था, और इसमें देखा था टेस्टोस्टेरोन, इसमें हमने देखा था क्रोमोसोम, और यहां से एंजाइम रिलीज होते हैं एंड देन प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन. यस, टेस्टोस्टेरोन. और ये टेस्टोस्टेरोन ट्रैवल करता है आपके ल्यूमेन में, ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा कि आपको, अच्छा यही है वो LH जो कि आएंगे यहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे बाइंड होंगे और सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, और वो जाकर इस क्रोमोसोम को, इस प्रोटीन और जीन्स को एक्टिवेट करेगा. ये हमने देखा था, यहाँ पे रिसेप्टर है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था FSH यहाँ पे है. ये FSH क्या करेगा? ये आएगा इस सर्टोली सेल्स के पास, यहाँ पे रिसेप्टर होंगे सर्टोली सेल्स के पास, और वो रिसेप्टर क्या करेंगे? क्योंकि हर सर्टोली सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में जीन होगा, तो उस न्यूक्लियस के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके एक प्रोटीन प्रोड्यूस कराता है, और वो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये भी ल्यूमेन में रिलीज होता है. और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है? हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं, और ये स्पर्मेटिड्स क्या होंगे? स्पर्म में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, स्पर्म में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे. और ये स्पर्मेटिड को भी प्रोड्यूस करना किसके काम होता है? टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है. लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन तभी काम करता है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को. ल्यूमेन में आपको वाटर का क्वांटिटी ज्यादा होता है, लेकिन ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन यहाँ से आया है माइग्रेट करके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपको रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगा, अगर मिल भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स में हमने ये नहीं देखा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन इज लिपिड सॉल्युबल, लिपिड लवर. ठीक है, ये क्या है? ये लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक इन नेचर. हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज लिपोफिलिक इन नेचर. लिपोफिलिक का मतलब क्या है? ये लिपिड से प्यार करने वाला, लिपिड से अट्रैक्ट होकर उसके साथ जुड़कर काम करने वाला होता है लिपोफिलिक. जैसा हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलिक, वैसा ही है लिपोफिलिक. ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन लिपोफिलिक है, ये ल्यूमेन में आएगा. ल्यूमेन में तो लिपिड का क्वांटिटी नहीं रहता है, तो ये कैसे काम कर पाएगा टेस्टोस्टेरोन? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, वाटर के साथ तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि वाटर से तो इसको दुश्मनी है. ये क्या करेगा?
ये यहाँ पे आकर क्या करेगा, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, दिस प्लेज अ मेजर रोल in this testosterone to act or to join with this process of spermatogenesis and to produce sperms. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको इसके साथ बाइंड करवाएगा इस प्रोसेस में, और तब जाके क्या होंगे, तब जाके यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होंगे, ठीक है। और ये इस लिपोफिलिक नेचर को रिड्यूस कर देता है, तब जाके वहां पे अटैच हो पाता है, ठीक है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, इस टेस्टोस्टेरोन की लिपोफिलिक नेचर को, लिपोफिलिक इस प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इजिली यहाँ पे इस प्रोसेस में अटैच होकर प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वहां से ये स्पर्मेटेड, और फिर उसके बाद क्या करेगा, आपको ये स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करेगा। क्लियर है? तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आएगा तभी टेस्टोस्टेरोन बाइंड करके प्रोडक्शन कर पाएगा। केयरफुली यहाँ पे सुनिएगा, ये आपका जो सर्टोली सेल है या सस्टेंटिकुलर सेल है या नर्ड सेल है, ये क्या करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। स्पर्म को क्या चाहिए, फ्रक्टोज चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बाकी सब चीजें चाहिए। तो फ्रक्टोज और बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वहां पे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, एटीपी को प्रोड्यूस कर सके, वो सारा चीजें ये नर्ड्स यानी ये दाइमा प्रोड्यूस करती है। अब ये यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ये अगर टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बढ़ता जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये हम वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया है आपका टेस्टोस्टेरोन और एबीपी भी यहाँ पे है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ दिस टेस्टोस्टेरोन में ई आएगा, ठीक है। दिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दिस टेस्टोस्टेरोन ये क्या करेगा, ये इट ट्रेवल्स टू द ब्लड वेसल, इट ट्रेवल्स टू द ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल से ये बाकी टिश्यू सेल के पास भी ये पहुंचता है, बाकी टिश्यू सेल के पास भी ये टेस्टोस्टेरोन पहुंचता है, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस को अल्टरेशन करता है, हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस को ये अल्टरेशन कर सकता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरी चीज, ये अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल यहाँ पे बढ़ने लगता है तो दूसरा क्या होगा, ये सर्टोली सेल्स इसके रिस्पॉन्सेस यानी इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर लेता है। सर्टोली सेल्स सेंस करने के बाद ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स acting on nucleus and genes, and this gene starts producing a special type of protein which gets released into your bloodstream, और वो प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन है आपका इनहिबिन। वो प्रोटीन क्या है, इनहिबिन। फर्स्ट थिंग, ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये पहला आपको क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन इट मूव्स टू योर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट मूव्स टू योर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड टू योर हाइपोथैलेमस, दैट्स प्रोड्यूसिंग a negative feedback mechanism, and from here the testosterone क्योंकि ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से FSH LH का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा है ये इनहिबिन, यहाँ पे ये इनहिबिन भी आपको ब्लड स्ट्रीम से ये ट्रैवल करता है, कहाँ पे, आपको हाइपोथैलेमस और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे ट्रैवल करता है, और वहां पे क्या करता है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये प्रोड्यूस करता है, और फिर वहां से भी आपको LH और FSH का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है, जिसके वजह से यहाँ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे नहीं आएंगे, जब टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे नहीं आएंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इनहिबिन जाकर LH को रिड्यूस करेगा, FSH को भी रिड्यूस करेगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों काम करते हैं, ये LH को भी रिड्यूस करते हैं, FSH को भी यहाँ पे कम होगा, तो ना ही FSH आएगा ना ही LH आएगा, तो ये आपको इनहिबिन का ही मतलब होता है इनहिबिट। इनहिबिन कम फ्रॉम द वर्ड इनहिबिशन, और इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, टू स्टॉप। टू स्टॉप नहीं कह सकते, टू प्रिवेंट, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे कोई रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, सेल के साथ अटैच है,
ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये सेल के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल आने वाला है जो इसके साथ इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने वाला है, कोई हार्मोन है, कोई केमिकल है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आता है, ये इस रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड होने वाला होता है, ठीक है, इसके बीच में कोई ऐसा मेम्बर, कोई ऐसा ड्रग होते हैं, दवा या ड्रग होता है, जो इस रिसेप्टर के पास आकर बैठ जाएगा और इस रिसेप्टर को क्या करेगा, इस रिसेप्टर को इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने से रोक लेगा। तो इस पर्टिकुलर ड्रग को हम इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं। मतलब ये ड्रग क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल इस प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े। अगर जुड़ता है तो कई सारे अंदर में रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, और यहाँ पे मे भी हो सकता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जीन अल्टर हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो। लेकिन अगर इसको यहाँ पे ये ड्रग आकर इसको इनहिबिट कर दिया, अब ये बाइंड नहीं होगा, यहाँ पे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, न्यूक्लियस का जीन अल्टर, न्यूक्लियस का प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। सिमिलर रिबिन भी वही काम करता है, इसके रिसेप्टर रिलीज को रोक देता है, मतलब इसके रिसेप्टर के साथ जाकर इंटरप्शन करेगा इसी तरह से, और आपको प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच रुक जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात आपको बताते हैं, दवा, हम जो दवा खाते हैं, ये दवा काम कैसे करता है? आप लोगों को आश्चर्य होगा, दवा जाता होगा और दवा जाके क्या करता, घुलता होगा और कई सारी चीजें। ऑफ कोर्स हमारे जो टैबलेट्स हम लोग खाते हैं, जो कैप्सूल खाते हैं, हम लोग खाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है और जाकर हमारे स्टमक में टूटता है, क्योंकि वो जो हम दवा खाते हैं उसमें प्रोटीन कैप्सूल होता है। अगर कैप्सूल लेते हैं तो प्रोटीनेशियस कवर होता है, अगर ऐसे नहीं भी खाते तो स्टमक पे जाकर वो डिसॉल्व होता है, ब्रेक होता है, और उसमें जिससे जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जो सॉल्युबल सब्सटेंस निकलते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होंगे, और वो ब्लड स्ट्रीम ट्रैवल करेगा, और जहां जिस सेल के पास डैमेज होगा, जिस सेल के पास उसको जाना होगा, टारगेट होगा, वहां पे जाकर वो पर्टिकुलर चीजें जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी उस सेल से। मान के चलिए लीवर में जाना हो या ब्रेन में जाना हो, जाकर वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वहां पे वो ड्रग जाकर, ये मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या करते हैं, किसी भी चीज के प्रोडक्शन को रोकना होता है तो वो क्या करेंगे, उस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करके उसको रिसेप्टर के और सबस्ट्रेट एंजाइम, हम मान के चलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से रोकेंगे, ठीक है, या रिसेप्टर के साथ उस पर्टिकुलर हार्मोन या एंजाइम को बाइंड होने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये कहता है जो इनहिबिशन का काम करना होता है। अगर मान के चलिए कि इंसुलिन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, या फिर हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो गया। जब थायरॉक्सिन ज्यादा सेक्रेट हो गया या इंसुलिन ज्यादा सेक्रेट हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए? तो उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसको रोक दिया जा सकता है। पहली चीज, उसके सेक्रेशन को रोक दिया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा, मान के चलिए कि आपका थायराइड में से थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है, दवा, ये सब एंटीबायोटिक्स है, दवा जो भी होते हैं, एंटीबायोटिक्स की बात नहीं करें, जो दवा होते हैं ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं। हमारे वॉमिटिंग के लिए हम दवा खाते हैं, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंसेशन के लिए जो रिसेप्शन होता है, रिसीव होता है स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से रोक देता है, जिसके वजह से अब हमारे स्टिमुलस बाइंड नहीं करेंगे, मतलब स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो हमें वॉमिटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे ड्रग्स का फंक्शन होता है, किसी चीज को ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वहां पे उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, हमने आपको बताया था, मान के चलिए कि ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, ये एक एक्टिव साइट है, ये एक एक्टिव साइट है, ये एक एक्टिव साइट है, कई सारे इसमें एक्टिव साइट है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो इस एक्टिव साइट को फिल कर सकता है। सो दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 1, दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 2 एंड दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 3, दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 3। तो ये हमारा जो सबस्ट्रेट 1 है, इसी के साथ अगर ये बाइंड होता है तो हमें वॉमिटिंग आता है, मान के चलते हैं, ऐसा जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये अगर सबस्ट्रेट आकर यहाँ पे बाइंड हो गया तो वॉमिटिंग सेंसेशन शुरू हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है सबस्ट्रेट और एंजाइम का, नहीं, रिसेप्टर और मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिएक्शन को हम समझा रहे हैं, इसी तरह से वहां पे भी होता है, एक्टिव साइट पे ही जाकर बाइंड करता है। तो इस एक्टिव साइट पे अगर जाकर यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो आपका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है।
लेकिन हमारा दवा क्या करेगा, हमारा दवा जाकर क्या करेगा, मान के चलिए हम ब्लू से दवा बना रहे हैं, तो ये दवा क्या करेगा, यहाँ पे जाके इसको ब्लॉक कर देगा। इसको जाकर जैसे ब्लॉक जब कर देगा तो यहां से ये जो आएगा यहाँ पे एक्टिव साइट, यहाँ पे इसका है नंबर 1 सबस्ट्रेट का, यहाँ पे बाइंड नहीं होगा। जब बाइंड नहीं होगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, तो फिर काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये एंजाइम अपना रेस्पॉन्सेस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। राइट और रॉन्ग? किसी भी मान के चलिए कि ये एंजाइम है जो कि किसी चीज को कैटलाइज कर रहा है, किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, उस रिएक्शन को रोकना है तो क्या करना होगा, उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देना होगा, है कि नहीं है? बस वही काम करेगा यहाँ पे दवा हमारा। तो दिस इज हाउ योर एंटीबायोटिक वर्क्स, सॉरी एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं, दिस इज हाउ योर ड्रग्स, वेरियस ड्रग्स वर्क्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दिस इज हाउ दिस इनहिबिन और बाकी सारे जो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दिस इज व्हाट योर स्पर्मेटोजेनेसिस इज। यहाँ पे जाकर इनहिबिन क्या करेंगे, उसके प्रोडक्शन को रोकेंगे, सो यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। देखिए दूसरी चीज होती है, आपको हम बता दें, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म में जो फ्रक्टोज प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रक्टोज कहां से आते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपने अगर एनाटॉमी में, मेल एनाटॉमी में सेमिनल वेसिकल पढ़ा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा होगा, कॉपर्स ग्लैंड पढ़ा होगा, स्पर्म का यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये सब स्ट्रक्चर में आपको पता चल गया होगा कैल्शियम कहाँ से आते हैं, फ्रक्टोज कहाँ से आते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, सेमिनल फ्लूइड में होते हैं कि प्रोस्टेट फ्लूइड में होते हैं, राइट? तो वो सब आपको पढ़ना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब रेप टेस्ट होता है, ऑलरेडी हम ये सब चीजें हम लोग बताते हैं लास्ट में, चैप्टर के एंड में हम ये बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं रेप टेस्ट होता है। तो जब रेप टेस्ट होता है तो रेप टेस्ट में फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं सीमेन में, और ये हमारे जो सीमेन होते हैं उसमें जो फ्रक्टोज मिलता है वो फ्रक्टोज हमारे ह्यूमन बॉडी में कभी और प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीमेन में प्रोड्यूस होता है। तो अगर सीमेन के मतलब वहां पे जो वजाइनल रीजन है वहां से जो हमें जो आपको सैंपल मिलेगा, उस सैंपल में अगर फ्रक्टोज पाया जाता है तो क्लियर हो जाता है कि सीमेन यहाँ पे एजैकुलेशन हुआ है, सीमेन एजैकुलेशन यहाँ पे हुआ। तो जब सीमेन एजैकुलेशन हुआ तब उसको सीमेन को हमें कई सारे फॉरेंसिक टेक्निक्स के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कराएंगे कि सीमेन है किसका। ठीक है, रेप केस में या जिसका अक्यूजेशन जिस पे लगा है उसी का है कि नहीं है। तो फ्रक्टोज, तो वहां पे फ्रक्टोज होता है, और ये फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म को, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया से ये अपना तालमेल जोड़कर ये क्या करेगा, वहां पे एनर्जी, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये आपका स्पर्म पहले इमोटाइल होता है, यहाँ पे जब स्पर्म इस प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पे स्लाइटली मोटाइल होंगे, लेकिन कंप्लीट मोटाइल नहीं होंगे, ये कंप्लीटली नरिशमेंट होंगे, एपिडिडाइमिस में जाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट मोटाइल होंगे स्पर्म। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, राइट? सो दिस इज हाउ योर स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाथ उठा दे, अगर क्लियर नहीं है तो हमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे ओजेनेसिस में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, क्लियर है सबको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपना अपना हाथ नीचे कर लें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हम लोग ओजेनेसिस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करते हैं। आई मीन सॉरी, oogenesis शुरू करते हैं। ठीक है, oogenesis। ऊ का मतलब क्या है? तो ऊ शुरू होता है ओवम के नाम से, है ना? ओवम जब होता है उसी को हम ऊ कहते हैं। ओवम को क्या कहते हैं? ओवम को ही हम ऊ के नाम से, ऊ जो है ये किसको इंडिकेट करता है? ओवा, ऊ इंडिकेटिंग ओवा, राइट? ऊ इंडिकेटिंग ओवा।
राइट। और हमारे जेनेसिस किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे जेनेसिस किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जेनेसिस मींस सिंथेसिस, आपको पता ही है, टू प्रोड्यूस, सिंथेसिस या टू प्रोड्यूस, राइट। oogenesis का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, oogenesis का मतलब हुआ टू प्रोड्यूस ओवम, टू सिंथेसाइज ओवम। अब ये जो हमारे सिंथेसिस होते हैं ये कैसे होते, कब होते, नंबर वन, oogenesis का सिंथेसिस भी न्यूरो एंडोक्राइन होता है, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, यानी नर्व्स और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। अब हमारा जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, कैसे ये oogenesis से कनेक्टेड है, वो हम कनेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला चीज तो हमें पता है कि हमारा क्या है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस और दिस इज योर ट्यूबर साइनेरियम, दिस इज योर मीडियन एमिनेंस, दिस इज योर पिट्यूटरी स्टॉक, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टॉक और इन्फेंटिबुलम, दिस इज योर मीडियन एमिनेंस, ट्यूबर साइनेरियम एंड मैमिलरी बॉडी, दिस इज योर थैलेमस, ठीक है, ये रिवाइज हो जाएगा, ऐसे नाम आप लोग बार बार लीजिएगा तो, ठीक है, एंड दिस इज योर थैलेमस एंड हियर दिस इज योर ऑल राइट, ओके, क्लियर है, मिडल ऑब्लिंगेटा और बाकी सब चीजें। नाउ यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हाइपोथैलेमस, बीच में क्या थर्ड वेंट्रिकल है और यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस दिस शीथ, राइट, ओके। तो ये हाइपोथैलेमस के अलग अलग रीजन्स के जो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस हार्मोन्स, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होंगे सेम क्या प्रोड्यूस करेंगे, गोनाडोट्रॉप्स और फिर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर से क्या होंगे, फिर से आपको LH और FSH का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है, और यहीं से आपको ओवम, यही आपको FSH और LH सेम जो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, सेम FSH और LH यहाँ पे भी अपना जलवा बिखेरेंगे और आगे का प्रोसेस करवाएंगे गैमेटोजेनेसिस का। तो FSH और LH यहाँ पे है। नाउ ये जो प्रोडक्शन कराता है FSH और LH का, क्या प्रोडक्शन कराता है, कौन सा प्रोडक्शन कराता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो ये GnRH जो कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस का सुप्राऑप्टिक रीजन में प्रेजेंट एक छोटा सा न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस का नाम भी होता है, बट वो सब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ आदित्य, क्या प्रॉब्लम है, आदित्य ने हाथ उठाया, आदित्य प्लीज टेल मी व्हाट इज योर इश्यू। आदित्य कम ऑन, क्या इश्यू है, कुछ भी यहाँ पे अब आउट नहीं, आउट ऑफ स्क्रीन क्या होगा, डायग्राम तो स्क्रीन के अंदर ही है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये GnRH क्या है, GnRH अब ये क्या करेगा, यहाँ से ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल से सेक्रेट करेगा, गोनाडोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा और वो क्या करेगा, LH और FSH प्रोड्यूस करेगा। ये LH और FSH क्या काम करेंगे, पहले हम छोटा सा इसका ब्रीफ बता देते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम में आगे बढ़ेंगे। ये LH का काम होता है, पहला चीज तो LH का कई सारे फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन और बेसिक मेजर फंक्शन होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये किस रीजन में होता है, ये होता है थीका सेल्स में। कहां होता है, ये होता है थीका सेल्स पे, ठीक है। और ये थीका सेल्स कहां होता है हम बताएंगे। नंबर 2, इसका सेकंड फंक्शन क्या है, इसका सेकंड फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करना, सेकंड फंक्शन इसका क्या है, सेकंड फंक्शन है LH को कि ओवुलेशन कराना, टू प्रोड्यूस ओवुलेशन, टू इंड्यूस ओवुलेशन, ठीक है। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट इसके रोल होते हैं,
ठीक है, एक तो कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करना और ये थीका सेल्स में होते हैं, दूसरा इंड्यूस ओव्यूलेशन। इस एंड्रोजन को ठीक है, एफएसएच का काम क्या है, लेट मी टेल यू दैट। एफएसएच का काम है, प्राइमरी काम है फर्स्ट, कि एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और कहाँ इसका कन्वर्जन होता है, इसका कन्वर्जन होता है ग्रैनुलर सेल्स में। कहाँ होता है, ग्रैनुलर सेल्स। ठीक है, ग्रैनुलर सेल्स। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेकंड इसका मेन फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन इसका होता है टू डेवलप follicles and form ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन या टर्शियरी फॉलिकल तक इसका प्रोडक्शन कराएगा। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हमने आपको बताया, एलएच का और एफएसएच का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलिकल, FSH, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और स्टिमुलेट करते ही क्या होगा, स्टिमुलेट करते ही आगे का प्रोसेस ये होगा, फॉलिकल सक्सेस से डेवलप हो जाएगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ल्यूटिलाइज करेगा और फिर आपको एंड्रोजन प्रोडक्शन या फिर ओव्यूलेशन इंड्यूस कराएगा। यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। LH कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा थीका सेल्स में, और थीका सेल्स में एंड्रोजन कन्वर्ट होने के बाद उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा FSH। मोस्टली कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि LH ही है जो ईस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट कराएगा, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि FSH का कन्वर्जन में FSH का रोल होता है। ठीक है, ये LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होगा। ठीक है, किसने डाउट पूछा है, ये किसी का डाउट है, लेट मी क्लियर द डाउट which is present। LH और FSH क्या है सर, प्रियांशु? ओके, ओके, ऑल राइट। तो प्रियांशु आपको हम बता दें, क्योंकि लगता है कि आपका ये पहला, हाँ GNRH भी आपको नहीं पता, तो लगता है आपका पहला क्लास है, तो हम बता दें आपको कि ये हमारा हाइपोथैलेमस का रीजन है। इस हाइपोथैलेमस में कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से कुछ एरिया, इस हाइपोथैलेमस से कुछ एरिया आपको कनेक्ट रहता है इसके साथ। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपको हाइपोथैलेमस का कुछ रीजन, कुछ न्यूक्लियस एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट रहता है, और हाइपोथैलेमस का कुछ रीजन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट रहता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन बनाता है, वो कनेक्शन होता है आपका ब्लड वेसल का कनेक्शन। तो क्या होता है, वो आपको होता है ब्लड वेसल का कनेक्शन। ठीक है, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है, राइट, ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है। और इसीलिए ये जो हार्मोन्स यहाँ पे आते हैं, ये जो केमिकल्स या हार्मोन्स आते हैं, वो इस ब्लड वेसल के थ्रू आते हैं, और इसी को कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हाइपोफाइजियल, तो नाम सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको रिलीज होता है, और कई सारे हार्मोन्स इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, ये भी हाइपोथैलेमस है, और ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, और ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। ये पिट्यूटरी का पार्ट है। ठीक है, आपको क्लियर बात बता दे, तो ये पिट्यूटरी का रीजन है, बाकी ये सारा हाइपोथैलेमस का ही रीजन है। ठीक है, तो यहां से अब क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, और वो सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे कुछ हार्मोन। जब यहां से ये हार्मोन आएगा, GnRH आएगा, कहां से, हाइपोथैलेमस से, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसके पास जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स होंगे, वो सेल्स एक्टिवेट होंगे, और वो स्टिमुलेट होने के बाद वहां से कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होंगे ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्लड स्ट्रीम है। तो इस ब्लड स्ट्रीम में प्रोड्यूस होंगे, और ये ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं, ये हार्मोन अब ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं डिस्टेंट रीजन में ट्रैवल करते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं, अपना एक्शन करते हैं। समझ में आया? ये LH और FSH ये हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है।
LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप कि प्रियांशु का क्लियर हो गया होगा और बाकी लोगों को भी फिर से ये रिवीजन हो गया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गया, तो इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा जो oogenesis है ये 2 स्टेज में होता है। क्या होता है? 2 स्टेज में। एक स्टेज होता है प्री बर्थ, ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट के वक्त, प्रीनेटल, और दूसरा होता है पोस्टनेटल। ठीक है, एक होता है प्रीनेटल, दूसरा होता है पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल का मतलब है कि बर्थ से पहले और पोस्टनेटल का मतलब है बर्थ के बाद। तो बर्थ से पहले कुछ होता है और बर्थ के बाद कुछ होता है। तो हमारा जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, वो बर्थ से पहले यानी जब हम लोग पेट में होते तभी से शुरू हो जाता है। एक चीज हम बता दें तो हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और या फिर ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ये ब्लड सेल्स आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, प्रतीक सर बताए होंगे। ये ब्लड सेल्स हमारे जो बच्चे होते हैं, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, फीटल लाइफ में होते हैं, उस फीटल लाइफ में आपका बोन मैरो नहीं होता है, तो बोन मैरो प्रोडक्शन नहीं करता। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, ये होमवर्क रहा आपके लिए कि प्रीनेटल लाइफ में, फीटल लाइफ में हमारे आरबीसी सेल्स या ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कौन सा सेल या हार्मोन या ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है। जैसे बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा, मैच्योर बोन मैरो या बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा आपको बर्थ के बाद। बर्थ से पहले यहाँ पे आरबीसी कैसे प्रोडक्शन होते हैं, डब्ल्यूबीसी कैसे प्रोडक्शन होते हैं, प्लेटलेट कैसे प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, जो बेगूसराय के बच्चे हैं, बेगूसराय के बच्चों को हमने ऑलरेडी बताया होगा तो वो सब जानते हैं। लेकिन अगर छपरा के स्टूडेंट्स अगर जानते हैं तो हमें आंसर बता दें, नहीं जानते हैं तो फिर हमें बताएं, हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा सा बाद में किसी और दिन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों स्टेजेस में होता है। तो प्रीनेटल में क्या होता है और कैसे वो पोस्टनेटल तक ट्रैवल करता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्रीनेटल, और प्रीनेटल में आपको LH या FSH का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। ठीक है, प्रीनेटल में LH और FSH यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वैसे ही प्रीनेटल लाइफ में यानी फीटल लाइफ में डेवलपमेंट होगा। प्रीनेटल, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि हम क्या बार बार ये नया नया वर्ड बोल रहे हैं। फीटल यानी फीटस, फीटस लाइफ को हम फीटल लाइफ कहते हैं। ठीक है, और प्रीनेटल यानी, प्रीनेटल का मतलब होता है कि नेटल, नियोनेटल कहते हैं वो जस्ट प्रोड्यूस्ड, जस्ट बर्थ जो बच्चे होते हैं उसको, तो वो बर्थ से पहले यानी एम्ब्रियोनिक यानी फीटल लाइफ को प्रीनेटल कहेंगे। पोस्टनेटल यानी फीटल लाइफ के बाद जो बेबी बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब एक्सपल्शन हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है, दुनिया में आ जाता है, उसको कहेंगे पोस्टनेटल लाइफ। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रीनेटल। क्वेश्चन हमारा ये था कि बच्चा जन्म लेने के बाद बोन मैरो सेल से, बोन मैरो सेल से वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है। ये हमारे फीटल लाइफ में बोन मैरो नहीं होता, डेवलप नहीं होता है। उस वक्त ये जो ब्लड सेल्स है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्लेटलेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑल राइट, फाइन, मेसोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक, दैट्स नाइस। ओके, चलिए आप लोग सोचिएगा, आंसर बताइएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रीनेटल लाइफ। ये क्या है? दिस इज योर एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा फीटस है, एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ओवरी होता है, माइन्यूट ओवरी, और वो ओवरी जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको oogenesis का प्रोडक्शन जो है वो शुरू करेगा। तो हम उसी ओवरी को हमने एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, उसी ओवरी को क्या कर दिया है, एनलार्ज कर दिया है। ऑलराइट, फीटल लाइफ का ओवरी को हमने एनलार्ज किया है। यहाँ पे ये जो हमारा ओवरी है कहां पे प्रेजेंट होगा, पेल्विक कैविटी में। तो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है सारे रीजन्स को। आपको बता दे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय मंथ, वीक बाय वीक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतना डिटेल में शायद आप लोगों को अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा।
ठीक है, हम लोग उतना डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाकर हम लोग को कई सारी चीजें जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग बातें हैं, चीजें हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको फटाफट से निकल लेंगे। इसी दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगाकर, क्योंकि वो जरूरी है। आपको बहुत सारी चीजें जो जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, तो आप लोगों को हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीनेटल। ये प्रीनेटल, ये जो हमारा प्रीनेटल है, यहाँ पे क्या है, तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं एम्ब्रियो में, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होते हैं वो सारे एम्ब्रियोनिक, ये जो एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होता है, हमने क्या, एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स, उस एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल से ही डेवलप होकर बाकी सारी चीजें डेवलप होती है। और एम्ब्रियो ब्लास्ट क्या होता है, एक तरह का स्टेम सेल होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या होंगे, यहाँ पे भी आपको स्टेम सेल होंगे, और यही स्टेम सेल आगे चल के क्या बनाएगा, हमारा फॉलिकल्स बनाएगा। तो ये एक तरह का स्टेम सेल है। और हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो स्टेम सेल होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं। ये दो डिवीजन में डिवाइड होते हैं। एक होता है जो आपका आगे का प्रोसेस करता जाएगा, और दूसरा डिवीजन उसके खुद के पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा, है ना। एक डिवीजन क्या करेगा, यहाँ पे एक और सेल बनाएगा, और दूसरा डिवीजन क्या करेगा, खुद के पॉपुलेशन को यहाँ पे मेंटेन करेगा। ठीक है, ये होता है स्टेम सेल का फंक्शन। तो यहाँ पे भी स्टेम सेल होते हैं, और ये स्टेम सेल क्या करेंगे, पहले ये डाइप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, ये डाइप्लॉइड होंगे। ये डाइप्लॉइड स्टेम सेल डिप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। इस खूबसूरत से मौसम में, बारिश भरे मौसम में, इतना हेवी बारिश हो रहा है, इस बारिश भरे मौसम में अगर चाय और पकौड़ी हो जाए, मजा आ जाए ना। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये 2n क्रोमोसोम, 2n डिप्लॉइड सेल क्या करेंगे, माइटोसिस अंडरगो करेंगे, और ये माइटोसिस अंडरगो करके क्या करेंगे, कई सारे सेल्स आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले ये सेल्स प्रोड्यूस किया, उसके बाद और माइटोसिस होगा, और कई सारे सेल्स तो प्रोडक्शन होंगे ही होंगे। फिर क्या होगा, इस माइटोसिस के बाद, ठीक है, पहला होगा यहाँ पे मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस नंबर 1, यहाँ पे होगा मियोसिस, मियोसिस नंबर 1। ठीक है, पहले क्या होगा, ये स्टेम सेल माइटोसिस अंडरगो करेगा, और रैपिड अमाउंट ऑफ डाइप्लॉइड सेल्स, रैपिड अमाउंट ऑफ डाइप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. Some diploid cells are again replaced, and a few and other diploid cells are converted into primordial cells. Primordial cells. Primordial cells. Or we can say this is also a type of stem cell, but developed stem cell. यहाँ पे ये converted stem cell है. Stem cell यहाँ पे इसको convert करके एक normal primordial germ cell बनाया. ये germ cell अब कहलाएगा. अब ये जर्म सेल क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, और ये अंडरगो करेगा मियोसिस। ये अंडरगो करेगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 अंडरगो करते ही यहाँ पे क्या होंगे, ये 1n क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। यस और नो, क्रोमोसोम क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मोर देन मिलियंस ऑफ प्राइमोर्डियल सेल्स, जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रीनेटल डेवलपमेंट। उसके बाद वो जाकर यहाँ पे पहला मियोसिस यहाँ पे होता है, और ये पहला मियोसिस में, मियोसिस आपको पता होगा कई सारे स्टेजेस होते हैं, है ना, कई सारे स्टेजेस होते हैं। उस स्टेज में मियोसिस 1 के एक स्टेज होता है, उस स्टेज के डिप्लोटिंग जो स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 के डिप्लोटिंग स्टेज में जैसे ही ये एंटर होता है, डिप्लोटिंग स्टेज, मियोसिस यहाँ पे चल रहा होता है, मियोसिस 1 अभी कंप्लीट नहीं होता है, मियोसिस 1 चल रहा होता है। तो मियोसिस 1 के डिप्लोटिंग स्टेज में ये क्या करता है, जाकर इसका प्रोडक्शन यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। डिप्लोटिंग स्टेज में क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, और ये सब होता है बर्थ से पहले। प्रीनेटल डेवलपमेंट में ही ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे डिप्लोटिंग स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, यानी इसका डेवलपमेंट रुक जाता है, किसी कारणवश रुक जाता है। अब ये रुका हुआ मिलियंस ऑफ, हम कह सकते हैं मोर देन 20 to 40,000 या कई सारे मिलियन सेल्स यहाँ पे डेवलप हुए बिना यहाँ पे इसी स्टेज में रह जाते हैं।
और ये अब क्या करेंगे, ये तब ऐसा ही रहेंगे कब तक, जब बर्थ नहीं हो जाता तब तक। तो बर्थ हो जाएगा, तो बर्थ के बाद क्या होगा, तो ये फिर से बता देते हैं, हमारे जो स्टेम सेल होते हैं ये प्रीनेटल लाइफ में स्टेम सेल माइटोसिस अंडरगो करेंगे और कई सारे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, कई सारे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कई सारे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। इनमें कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो वापस से चले जाएंगे और कुछ सेल्स क्या होंगे, कुछ सेल्स आपको आगे 2n क्रोमोसोम बनाएंगे और आगे का डेवलपमेंट करेंगे। कई सारे सेल्स जो है वो आपको यहाँ पे डेवलप होते हैं। उसके बाद इसमें से कुछ इसमें से सेल्स जो डेवलप हुए हैं आगे गए हैं वो मियोसिस अंडरगो करेंगे, लेकिन ये मियोसिस अंडरगो करने के बावजूद डिप्लोटिंग स्टेज में जाकर क्या हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। यानी ये माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद फर्स्ट मियोसिस होगा और फर्स्ट मियोसिस के डिप्लोटिंग स्टेज में ये अरेस्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। एक बहुत अच्छा मूवी था, उस मूवी में आपको वो डायरेक्टर रहता है, एक एक्टर रहता है और एक डायरेक्टर रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको डायरेक्टर और अरशद वारसी वहां पे एक्टर रहता है और जो सेक्शन 375 में जो एक्टर है वो वहां पे डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है उस मूवी में, क्योंकि वो वहां पे एक मूवी बन रही होती है, मूवी में एक मूवी बन रहा है। तो अरशद वारसी कहेगा चलो हम इसको सबक सिखाते हैं, हम एक्टिंग तो करेंगे, पिक्चर तो बनाएंगे इसके साथ, लेकिन पिक्चर खत्म नहीं होने देंगे, ठीक है। मतलब जब तक खत्म होगा तब न जाके ये रिलीज करेगा और आगे पैसे आएंगे, या हम पिक्चर खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन डायरेक्टर रहता है चालू, ये डायरेक्टर क्या करता है, कुछ भी पढ़े नहीं है, ये मूवी है, ठीक है। ये डायरेक्टर रहता है चालू और डायरेक्टर क्या करता है, कुछ भी करके उसको इधर उधर सब जगह कैमरा लगाकर इसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो मूवी का सीन ही वो प्ले कर देता है वहां पे और मूवी को खत्म करके रिलीज कर देता है और मूवी सुपर हिट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कहता है कि हम मियोसिस 1 शुरू तो करेंगे लेकिन मियोसिस 1 को खत्म नहीं होने देंगे। तो प्रोफेज के डिप्लोटिंग स्टेज में यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद है, तो कोई जरूरी नहीं है, वो नाम याद नहीं है मुझे, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। तो ये जो है ये क्या है, डिप्लोटिंग स्टेज है, ठीक है। डिप्लोटिंग स्टेज में अरेस्ट हो गया। अब ऐसा ही अरेस्टेड स्टेज में ही ये बर्थ भी होगा बच्चे का बर्थ होने के बाद बच्चा डेवलप भी होगा, डेवलप ग्रो होगा और 9 से 10 साल तक ये ऐसा ही रहेगा। जब प्यूबर्टी रीच करता है, जैसे ही प्यूबर्टी बच्चा रीच करता है, बच्ची रीच करती है, वहां पे आपको ये रैपिड डेवलपमेंट शुरू कर देता है, मतलब आगे का प्रोसेस जो है ये शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आगे का प्रोसेस यहाँ पे होता क्या है। नाउ आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी। आप लोगों को क्या करना होता है कि एनसीईआरटी जो एक ऐसा बुक होता है जिसको हम कहते हैं कि नीट के लिए बाइबल है। नीट का बाइबल क्या है, एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, नीट और एम्स आराम से निकाल सकते हैं। एम्स तो नहीं लेकिन नीट तो जरूर निकाल सकते हैं। एम्स के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता है, एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ता है। बट नीट के लिए 90% 90 to 95% आपको कहां से होते हैं, एनसीईआरटी से होते हैं, और बाकी का जो 5% है वही सिलेक्शन कराता है, ठीक है, वही सिलेक्शन कराता है। वो 5% कौन पढ़ रहा है उसी से डिपेंड करता है कि सिलेक्शन उसका होगा कि नहीं। एनीवेज, तो हम कहेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में जो है डायग्राम, वो सारे डायग्राम्स को दिमाग में घुसा लीजिए, बिठा लीजिए, लॉक कर लीजिए, उसको निकलने मत दीजिए। एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, उस लाइन को भी बिना एक लाइन छोड़े उसको पढ़ लीजिए। कब, हमारे लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप एनसीईआरटी के बुक को उठाकर पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, एक भी लाइन आपको अलग और डिफरेंट स्ट्रेंज नहीं लगेगा। और यही मेरा लक्ष्य है कि आपका एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझ में आ जाए और वर्ड बाय वर्ड समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वो एक बार समझ में आ गया, आप लोग किसी भी रेफरेंस बुक का आपको कोई जरूरत नहीं। अगर एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया, आपको किसी भी साइड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये लेक्चर्स, हमारे लेक्चर्स आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाए।
आई होप आप लोगों को पता होगा, इतने सालों से, इतने दिनों से हम आपको पढ़ा रहे थे, महीनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपको प्रीनेटल लाइफ। नंबर 2, अगर आपको साइड बुक भी यूज करना होगा, ठीक है, साइड बुक भी यूज करना होगा, तो आप एक चीज यूज कर सकते हैं, आपको ट्रूमैन बायोलॉजी और दिनेश, 2 बुक आपके ऑप्शन में होंगे। ट्रूमैन बायोलॉजी बहुत ही सटीक देता है, ठीक है, सटीक देता है, लेकिन उसको समझना अगर है तो ट्रूमैन बायोलॉजी आपको बेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो दिनेश का बायोलॉजी आपको बेस्ट लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा एलॉबरेट करके चीजों को समझाता है, लेकिन ट्रूमैन समझाता नहीं है। ट्रूमैन एकदम फैक्ट और पॉइंट्स की तरह आपको सामने रख देता है प्लेट में, आप लेकर उसको रट लो, खा लो, रट जाओ। ट्रूमैन जो पढ़ता है वो रटता है, ट्रूमैन जो पढ़ता है वो मैक्सिमम रटने की काम करता है, क्योंकि ट्रूमैन पढ़ के क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, आपको बता रहे हैं। ट्रूमैन का लैंग्वेज भी उस लेवल का होता है कि क्लैरिटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, दिनेश अगर पढ़ते हैं आप लोग, तो दिनेश में एलॉबरेटिव वे में होता है और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, किसी को ट्रूमैन से अच्छा लगेगा, किसी को दिनेश, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा साइड बुक आप यूज करते हैं। बट अगर हमारा हिसाब से देखिएगा, मुझे देखिएगा, आई हैव बोथ द बुक्स, आई हैव मल्टीपल बुक्स, ठीक है। तो हमें दोनों से कंपेयर करके जब हमने देखा तो मुझे दिनेश अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों की मर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टनेटल डेवलपमेंट, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो अगर नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 3 सेकंड का टाइम देते हैं, जब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पोस्टनेटल लाइफ। ठीक है, इस पोस्टनेटल लाइफ को अंडरस्टैंड करते करते हम लोगों को कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। पहला, oogenesis तो क्लियर होगा ही होगा। दूसरा टॉपिक हम लोगों को क्लियर होगा ओवुलेशन, और तीसरा टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये 3 टॉपिक इसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ये है आपका वो जर्म सेल, वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो सेल, वो फॉलिकुलर सेल जो अभी डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड है। ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज में क्या है, अरेस्टेड है। हमारे पास यहाँ पे 2 हार्मोन है ना, 2 हार्मोन है, क्या है, एफएसएच और एलएच। लेकिन अभी इसका कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि बच्ची अभी प्यूबर्टी रीच नहीं की है, तो क्या है, अभी कोई रोल नहीं है इसका। लेकिन यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो गया, और जैसे ही प्यूबर्टी रीच होता है, जैसे प्यूबर्टी रीच होता है, ये सेल अपना जेल के कैदी से, जेल से रिलीज होता है, और ये अपना डेवलपमेंट क्या करेगा, ये अपना डेवलपमेंट शुरू कर देगा। और ये हो गया उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, नेक्स्ट डेवलपमेंट। तो ये सेल जो है वो नेक्स्ट डेवलप हो जाता है। ये आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल, ये क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो डेवलप हो जाता है। ये डेवलप होता कैसे है, समझना है कि यहाँ पे तो एफएसएच अभी एलएच नहीं आ रहा है, तो ये डेवलप कैसे होता है। तो हमारे ओवरी, ये हमारा क्या है, हमारा पोस्टनेटल ओवरी, यानी जो अभी आप लोग जिस स्टेज में हो उस कंडीशन का ओवरी है ये ओवरी के अंदर सिर्फ फॉलिकल सेल्स नहीं होते हैं और सिर्फ आपको हॉर्मोन्स नहीं होते, यहाँ पे कई सारे लोकल केमिकल्स होते हैं, कई सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स होते हैं। स्ट्रोमल रीजन में हमारे स्ट्रोमा है, और ये एक तरह का सेल है। ओवरी क्या है, एक तरह का आपको गोनाड है, एक तरह का ग्लैंड है, सॉरी ग्लैंड है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो लोकल हार्मोन्स है, स्ट्रोमल हार्मोन्स है, स्ट्रोमल केमिकल्स है, के अंदर में जो है स्ट्रोमा है। तो ये जो स्ट्रोमल केमिकल्स हैं, जो लोकल केमिकल्स हैं, वो लोकल केमिकल्स ही प्यूबर्टी स्टेज में इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल को कन्वर्ट करके प्राइमरी जर्म सेल में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्राइमरी जर्म सेल। तो ये जो प्राइमरी जर्म सेल है 1 डिग्री यानी प्राइमरी हम लोग कहते हैं, राइट। ये जो प्राइमरी जर्म सेल यहाँ पे बना है, ये प्राइमरी जर्म सेल कैसे बना है, क्यों बना है, तो और किसके मदद से बना है,
So the local chemicals which is present in the stromal region of ovary helps during puberty, helps in the development of primordial germ cell into primary follicle या प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमरी फॉलिकल। हाँ प्रियांशु, क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या डाउट है? ठीक है, ये आपका प्राइमरी जर्म सेल है। ये प्राइमरी जर्म सेल क्या करेगा? ये प्राइमरी जर्म सेल अगेन ये क्या होगा? डेवलप होगा। लेकिन एक और चीज छोटा सा यहाँ पे बता देते हैं, जो प्राइमरी जर्म सेल है इसके चारों तरफ इसके पास कौन से सेल होंगे, कौन सा लेयर से ये सराउंडेड होगा? तो ये सराउंडेड होगा आपको, ये सराउंडेड होगा फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। किससे? फ्लैट एपिथेलियल सेल। फ्लैट एपिथेलियल समझते हैं किस चीज को कहते हैं? स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस, है ना। यहाँ पे क्या है? फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है। क्या है? फ्लैट एपिथेलियल सेल। और आपको पता होगा जो हमारे फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उस फ्लैट एपिथेलियल सेल्स के पास जो न्यूक्लियस होता है वो बल्ज होता है, सेंट्रली साइड में जो है कर्व्ड होता है, राइट? यस और नो? ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि होता है, या अगर अच्छे से बनाए तो कुछ इस तरह से होता है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल। यस और नो? सेंट्रल में आपका न्यूक्लियस होता है, इसी वजह से यहाँ पे बल्ज होता है। सो दिस इज योर फ्लैट और स्क्वामस एपिथेलियल सेल। तो हम यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फ्लैट एपिथेलियल सेल से सराउंडेड रहता है। जब ये कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कन्वर्जन में कौन मदद करेगा? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन रीचेस हियर, और वो हार्मोन है आपका FSH। ये FSH क्या करेगा? यहाँ पे आएगा और इस सेल को डेवलप करेगा। यहाँ पे जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है उसको कन्वर्ट करके क्यूबॉइडल एपिथेलियल, मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट करेगा, मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बना है हमारे पास, जो सेल बना है, ये सेल क्या है? ये जो सेल यहाँ पे बना है, ये सेल है आपको छोटा सा सेल बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे लेयर्स यहाँ पे बनाने हैं। ये आपका क्या है? यहाँ पे ये प्राइमरी सेल है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल के आउटर में क्या होंगे? आउटर में होंगे क्यूबॉइडल सेल। आउटर में क्या होंगे? क्यूबॉइडल सेल होंगे। और इसी क्यूबॉइडल सेल को हम क्या कहते हैं? ये मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल है, मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल है। और इसी मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल को हम कहते हैं ग्रैनुलर सेल या ग्रैनुलोसा सेल। मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैनुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर कई सारे टिश्यूज और भी होते हैं, और इसके आउटसाइड में इसको सराउंड करके कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, और हम उनको कहते हैं थीका सेल्स। उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? थीका सेल्स। ठीक है, इसके आउटसाइड में क्या होंगे? इससे कनेक्टेड कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होंगे, और हम उसको कहेंगे थीका सेल्स, जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमने ग्रीन कलर से बनाया है ये थीका सेल्स है। ठीक है, और ये थीका सेल्स क्या करेगा? ये थीका सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। और ये क्या? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स है, जो स्ट्रोमल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रोमल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ ये कौन डेवलप कराया? सिंपल फ्लैट से क्यूबॉइडल मल्टीपल लेयर में कौन डेवलप कराया? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे आया, ये कन्वर्ट कराया। अब अगला यहाँ पे जो LH है, इसका क्या रोल है? LH का भी रोल यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा LH यहाँ से ये ट्रैवल करेगा और ये भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा? दिस LH कन्वर्ट्स द लोकल कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड। दिस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? एंड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और ये कहाँ होता है? ये जो हमारे थीकल सेल्स हैं, ये थीकल सेल्स के अंदर ही ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये थीकल सेल्स यहाँ पे भी है, और इस थीकल सेल्स के पास ही ये कन्वर्जन होता है। और ये कन्वर्जन होने के बाद, अब ये कन्वर्जन होने के बाद ये FSH यहाँ पे भी है, अब ये कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन में हो गया। अब ये एंड्रोजन से, ये एंड्रोजन आपको कहाँ जाएगा?
थीकल सेल से फॉलिकुलर सेल्स में एंटर करेगा, यस और नो। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है थीकल सेल्स, ग्रीन कलर से हमने बनाया था तो इसको हम कवर करते हैं ग्रीन कलर से, ये थीकल सेल्स। और उसके बाद है हमारे इसके जस्ट नजदीक में कौन सा सेल है, फॉलिकुलर सेल है, ठीक है। तो ये आपका एंड्रोजन मूव किया, कहां मूव किया, फॉलिकुलर सेल में मूव किया। अब ये फॉलिकुलर सेल में क्या हुआ, इसका कन्वर्जन होकर ये बन गया ईस्ट्रोजन में, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया ईस्ट्रोजन में। अब ये ईस्ट्रोजन आपको कहां पे प्रेजेंट है, ये फॉलिकुलर सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ सौरभ सुमन, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। तो यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, राइट। तो हम लोग एक बार हम फिर से इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, यानी एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, रिकॉल कर देते हैं। और रिकॉल क्या था, यहाँ पे आपको हमने अच्छा यहाँ पे क्या बना था, ये क्या है, ये आपको बाहर में ये थीका सेल्स है और अंदर में क्या, अंदर में ग्रानुलर सेल्स और इसके पास है जोना पेलुसिडा। अब ये हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं और यहीं पे आपको हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। ये आपका जर्म सेल बना, शुरू से हम बताते हैं, ये यहाँ पे अरेस्टेड स्टेज पे डिप्लॉटिंग स्टेज में है। ये डिप्लॉटिंग स्टेज में क्या हुआ, डिप्लॉटिंग स्टेज में अरेस्ट होकर यहाँ पे आया और इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट होगा प्राइमरी जर्म सेल में, प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्राइमरी जर्म सेल में कन्वर्ट होगा। ये प्राइमरी जर्म सेल में जब कन्वर्ट होता है तो इसके आउटर में क्या होते हैं, इसके आउटर में होते हैं आपको फ्लैट एपिथेलियल सेल्स और लिटिल बिट यहाँ पे थीका सेल्स कंप्लीटली नहीं होते, फॉर्म होते हैं, लिटिल बिट ऑफ थीका सेल्स यहाँ पे बाहर में अरेंज होते हैं। और ये कन्वर्जन होता है बिकॉज ऑफ द लोकल केमिकल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड, द लोकल केमिकल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टोमा और ओवम। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये कन्वर्जन होने के बाद अब क्या होगा, अब आएगा एफएसएच यहाँ पे और आएगा एलएच। अब एफएसएच जब आएगा तो ये जो आपका प्राइमरी क्या है, ये आपका जो फ्लैट एपिथेलियल सेल है, ये कन्वर्ट होगा मल्टीपल लेयर ऑफ व्हाट, मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। और इसके ऊपर जो थीकल सेल्स है वो एक और मतलब बहुत ही अच्छे से अरेंज होने लगेगा, अच्छे से बहुत अच्छे से डेवलप होकर यहाँ पे थीकल सेल्स अरेंज हो जाएंगे। एलएच आएगा, एलएच आकर क्या करेगा, यहाँ पे एलएच का भी रोल है कि ये एलएच कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा थीका सेल्स के अंदर। फिर the same androgen is converted into estrogen, the same androgen is converted into estrogen with the help of the FSH, क्योंकि यहाँ पे FSH भी है और LH भी है। FSH क्या करेगा, FSH इस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा और ये कन्वर्जन होता है ग्रैन्युलर सेल्स में। So, luteinizing hormone converts the cholesterol into androgen, the local cholesterol is present here, तो कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा किस सेल में, थीका सेल्स में, और फिर ये एंड्रोजन मूव करेगा ग्रैनुलर सेल्स में, वहां पे एफएसएच इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये क्या करेगा, तो बाहर में जो सेल्स है उसको हम कहेंगे थीका सेल्स, अंदर में जो रेड सेल है उसको कहेंगे ग्रैनुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है, उसको कहेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स। उसके बाद ये ग्रैनुलर सेल्स और ये आपका जो अंदर में जो प्राइमरी सेल है ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में एक ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन जब यहाँ पे रिलीज होता है तो आपको इस दोनों के बीच में एक टफ मेम्ब्रेन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक टफ मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान से, ये है आपका, ये ग्रीन कलर का आपका क्या है, थीका सेल्स है, और ये रेड कलर का क्या है, आपका ग्रैनुलर सेल्स है, और ये क्या है, ये प्राइमरी सेल है। और यहाँ पे जो टफ लेयर बना है, ये टफ लेयर क्या है, ये टफ लेयर है आपका, ये टफ लेयर आपका क्या है, ये आपका जोना पेलुसिडा, और ये है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये क्या है, ये है आपका ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रोड्यूस होता है ऑन द एक्शन ऑफ एफएसएच। एफएसएच के एक्शन की वजह से ये यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होते हैं और मेक्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स दिस इंटरनल सेल फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रॉमा और एनी अदर ट्रॉमा से बचाने के लिए ये जोना पेलुसिडा अंदर में रहते हैं, ठीक है। और बाकी सारे सेल्स इसके साथ इंटैक्ट और टाइटली पैक्ड रहते हैं। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट
दिस नाउ दिस सेल इज कॉल्ड, यहाँ पे प्राइमरी सेल ही है, अभी और अच्छे से इसको डेवलपमेंट होगा तब ये सेकेंडरी सेल और टर्सरी सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इतना सारा चीज देखा। आगे हम अगले क्लास में इसके आगे का सेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जोना पेल्यूसिडा के फॉर्मेशन तक और यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ जर्म सेल, मल्टीपल लेयर ऑफ जर्मिनल ग्रैनुलर सेल और थीका सेल्स के डेवलपमेंट तक समझ में आ गया होगा। एलएच का और एफएसएच का फंक्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एलएच जो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है कंपेयरिंग टू एफएसएच एंड एलएच। हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो वहां पे एलएच जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है, एलएच का लेवल बहुत ही कम होता है, लेकिन वही कम अमाउंट काफी होता है इस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो एलएसएच हर स्टेज में सेक्रेट होगा, हर स्टेज में अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एलएच, यहाँ पे एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर और ये सेशन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा का रोल क्या है? जोना पेल्यूसिडा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, प्रोटेक्शन ही उसका एकमात्र रोल है। ठीक है, और उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, अभी के लिए प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज, जब स्पर्म आता है तो स्पर्म को कंप्लीटली लॉक कर देता है। स्पर्म को क्या कर देता है? कंप्लीटली, एक स्पर्म जैसे टच करता है बाकी सारे स्पर्म को वहां पे आने से रोक देता है। एक टफ मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से रोक देता है, ये और टफ हो जाता है ताकि अंदर में बाकी सारे स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाए। तो ये भी एक इसका फंक्शन कह सकते हैं। दूसरे तो मेन इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। ठीक है, मेन क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सेल जो कि ओवा में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। ईस्ट्रोजन का अभी फिलहाल में कोई रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब ईस्ट्रोजन क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है, आगे इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे अगले सेशन में कि ईस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और यहीं से सिक्रीट होता है। अब ये ईस्ट्रोजन आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो फंक्शन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके। हाँ, क्या डाउट है? नेक्स्ट डाउट है रुचिका गुप्ता। इनहिबिन के फीडबैक मैकेनिज्म में एफएसएच एंड एलएच दोनों यहां से होते हैं। इनहिबिन के फीडबैक मैकेनिज्म में एफएसएच एंड एलएच दोनों यहां से होते हैं। क्या यहां से होते हैं? समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आपने, क्या आप क्या बोल रही है? इनहिबिन यहाँ पे अभी कहां से आ गया? ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किसको कहां पे जोड़ रहे हैं आप लोग, हम बताएंगे। उसके भी यहाँ पे इसका भी नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है हम बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे काफी है। ठीक है, हम अगले क्लास में बाकी का सेशन को, हम बाकी के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहिए, इस बारिश के मौसम में अपना ख्याल रखिए। इस बारिश के मौसम में इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मास्क पहन के रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। पकौड़े और कॉफी या फिर चाय पीते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय।